विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 लाने की आवश्यकता क्यों हुई? आपके दिल में प्रश्न अवश्य उठता होगा कि भाई हमारे यहाँ तो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ, रिविजनल सर्वे भी हो रहा था। रिविजनल सर्वे के अनुसार बिहार के बहुत सी जिलों में जो है कार्य प्रारंभ किया गया था और मानचित्र और अधिकार अभिलेख का निर्माण भी किया गया। फिर बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011 लाने की आवश्यकता क्यों हुई? तो ये आप ये जान लें कि जो हमारा जिस विशेष सर्वेक्षण का कार्य होती थी किया जाना है, अब पूर्व में हमारी रिविजनल सर्वे जो किया जा रहा था वो कैडेस्ट्रल सर्वे के ही मानचित्र का ब्लूप्रिंट के आधार पर हमारा रिविजनल सर्वे का कार्य किया जाता था। उस सर्वेक्षण की प्रक्रिया पारंपरिक पद्धतियों से कराई जाती थी, जिसके प्रचलन में समय लगता था, काफी समय लगता था। साथ ही वो जो प्रक्रिया थी वो थोड़ी जटिल थी और खर्चीले थे, ये आप जान लें। उसमें मानचित्र का निर्माण मैन्युअली होती थी और उस मानचित्र को ही तैयार करने में काफी समय लगता था। तत्पश्चात जब मानचित्र बन जाता था तो खानापुरी से लेकर अंतिम प्रकाशन तक जो कार्य होती थी वो अधिकार अभिलेख का निर्माण, उसमें भी प्रक्रिया लगती थी। और उसके बाद जब अधिकार अभिलेख का निर्माण हो जाता था तो बंदोबस्ती की भी जो प्रक्रिया थी, जो लगान निर्धारण की प्रक्रिया थी, वो भी काफी जटिल और समय लगने वाली प्रक्रिया थी, क्योंकि वो लगान का निर्धारण प्रत्येक खेसरावार उपज के आधार पर और विभिन्न जिलों में समाहर्ता महोदय के द्वारा जो मंडी होती थी उस अनुसार से उसकी दर का निर्धारण किया जाता था। तत्पश्चात उसके अनुपात में लगान निर्धारण की प्रक्रिया थी, जिस कारण मालूम होता था कि मानचित्र अधिकार अभिलेख का निर्माण हो गया और लगान का निर्धारण करते करते काफी वो कालखंड में समय ज्यादा लग जाता था। इस कारण से विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की प्रक्रिया आधुनिक पद्धति से, आधुनिक प्रौद्योगिकी से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर मानचित्र निर्माण की कार्य किया गया। और साथ ही अभी जो कंप्यूटर का युग है तो अधिकार अभिलेख भी तैयार करने में, उसकी डाटा को सुरक्षित और संरक्षित रखने में भी इसका उपयोग किया गया। 3 मॉडर्न टेक्नोलॉजी का समावेश कर बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011 तैयार किया गया। साथ ही आप ये जान लें कि जब यह हमारा मानचित्र का निर्माण हो जाएगा, अधिकार अभिलेख का निर्माण हो जाएगा, इसके पश्चात हमारी कोई सर्वेक्षण की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। जो अधिकार अभिलेख तैयार होगा इसे एक अंतिम प्रति हम जब अंचल कार्यालय में भेजते हैं वो डिजिटल प्रारूप में रहेगा। उसके आधार पर निबंधन कार्यालय से जो भी निबंधन होती है, वो चाहे वो सेल डीड हो, दान पत्र एक्सचेंज या बंटवारा पंचनामा के आधार पर हो, या किसी सक्षम न्यायालय के आधार पर जो बंटवारा की कागजात तैयार की जाती है रैयतों के द्वारा, उनके आवेदन पत्र पर वो दाखिल खारिज अंचल कार्यालय से किया जाएगा। वो जो अविधारी खाता पंजी होगी वो डिजिटल में होगी, वो मोटेशन होते जाएगा और अपडेशन होते जाएगा, वो खतियान भी अपडेट होते जाएगा, साथ साथ मानचित्र में भी अपडेशन होते जाएगा। इसलिए इस विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जो अधिनियम या रूल्स लाना आवश्यक हो गया था, क्योंकि आज पूरे विश्व डिजिटल की ओर जा रहा है। तो हमारे यहाँ, हमारे देश में भी डिजिटल इंडिया आप सुने होंगे, इसके तहत एक कार्यक्रम को चलाया गया। साथ ही हमारे
पूर्व में भी अविधारी खाता पंजी तैयार किया जाता था, परंतु वो पूरी तरह से सफल नहीं रहा, क्योंकि रिविजनल कैडेस्ट्रल सर्वे के पश्चात हमारे यहाँ मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स 1973 एक लाया। उसके तहत ही हुआ कि खेसरा का सर्वेक्षण कर कर खेसरा पंजी बनाया जाए और मानचित्र में भी अपडेशन कर कर अवधारी खाता पंजी का निर्माण किया जाए। इस एक्ट के तहत ये किया गया, मगर परंतु पूरी तरह से सफल नहीं हुई। या ऑनलाइन म्यूटेशन भी जब आया, उसमें भी अविधारी खाता पंजी की व्यवस्था की गई है। जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मानचित्र का निर्माण कर लेंगे और अधिकार अभिलेख को भी हम जब डिजिटल प्रारूप में तैयार कर लेंगे, तब अंचल कार्यालय या समाहरणालय को भेजते हैं और इस प्रकार से जो भी जमीन में परिवर्तन होगी, उस परिवर्तन जो निबंधन के माध्यम से जो परिवर्तन होगा, उसके आधार पर हम अधिकार अभिलेख का अपडेशन करते जाएंगे। अब रहा, आप ये जान लें कि हमारा जो बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 2011 ये तैयार की गई। जो अधिनियम है, अधिनियम का धारा 1 जो होता है, उसका संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से संबंध में होता है। ये अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 कहा जा सकेगा। इसका विस्तार संपूर्ण राज्य में होगा और जिस तिथि को ये तैयार हुई उसी तिथि से ये लागू माना जाएगा। ये पूरे राज्य में 29/6/2012 से ही लागू माना जाएगा। अब ये आप जान लें कि जब अधिनियम बनती है, उसकी धारा 2 परिभाषा होती है। उस अधिनियम के अंतर्गत जितनी शब्द होगी, उन शब्दों को भी मुख्य शब्दों को परिभाषित किया जाता है उसकी धारा 2 के अंतर्गत। जैसे इस अधिनियम क्या है भाई? तो अधिनियम से अभिप्रेत है यहाँ कि बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 2011। फिर है, इसमें समाहर्ता शब्द का प्रयोग किया गया है, तो समाहर्ता से भी अभिप्रेत है जिला की समाहर्ता। आप ये जान लें कि जिला के समाहर्ता ही हमारे बंदोबस्त पदाधिकारी भी होते हैं, क्योंकि हमारे राज्य सरकार के द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर स्वतंत्र रूप से पदस्थापन नहीं किया गया है और वो जिला के ही समाहर्ता बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में उस दायित्व की निर्वहन करते हैं। साथ ही शुरू में जब एक्ट बनी थी, उस समय समाहर्ता शब्द का भी इसमें उल्लेखित किया गया था। बाद में एक्ट में संशोधन कर कर समाहर्ता को बंदोबस्त पदाधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है। अब आइए, इसमें आपको शब्द मिलेगी पारूप प्रकाशन। पारूप प्रकाशन से क्या अर्थ है, आप ये जान लें। पारूप प्रकाशन होता है अधिकार अभिलेख के पारूप का प्रकाशन। जब अधिकार अभिलेख आप मानचित्र तैयार हो जाएगी किश्तवाड़ में, उसके बाद उस किश्तवाड़ में जो मानचित्र तैयार किया जाएगा उसके आधार पर खानापुरी का कार्य किया जाता है। तब खानापुरी अधिकार अभिलेख तैयार होता है और उसके बाद आपत्तियां लेकर सुनवाई कर आगे की काम होती है। और उस प्रकार जब पारूप प्रकाशन किया जाएगा तो उसे पारूप प्रकाशन का अधिकार अभिलेख कहा जाएगा। ठीक है। सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार। फिर है अंतिम प्रकाशन से अभिप्रेत है खतियानों की स्वच्छ प्रतियां तैयार करना और सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यान्वयन में उनका अंतिम प्रकाशन करना। अंतिम प्रकाशन जब स्वच्छ प्रति तैयार हो जाएगा तब उसकी अंतिम प्रकाशन किया जाता है, इसलिए अंतिम प्रकाशन से इसे जान लें। जांच से अभिप्रेत क्या है भाई? जब आपत्तियों के निपटारे के बाद अभिलेखों की अंतिम जांच। जांच से ही मतलब है जब आपका आपत्तियां आएगी उसकी निपटारा कर लिया जाएगा, उसकी जब जांच किया जाएगा, उस जो निपटारा किया गया उसके हिसाब से खानापुरी अधिकार अभिलेख में उस दिए गए आदेश के अनुरूप उसमें संशोधन किया गया कि नहीं, तो इस प्रक्रिया को जो करेंगे उसे ही जांच कहा जाता है। आइए फिर मिले एक शब्द इसमें मिलेगी आपको खानापुरी। खानापुरी से क्या है आप जान लें। इसकी भी इस अधिनियम में शुरू में ही धारा 2 के अंतर्गत ये परिभाषित किया गया है। खानापुरी से अभिप्रेत है खतियानों के स्तंभों। जो खतियान का स्तंभ होता है, उस स्तंभ में क्या होता है भाई? रैयत का नाम होता है, खेसरा होता है, दखल होता है, भूमि का किस्म होता है लिखा हुआ, रकबा लिखा होता है। इस तरह से सारी स्तंभ होती है। उस
उस स्तंभों को सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यान्वयन के प्रारंभिक अधिकार लेखन के चरण में भरा जाना। जो आपका प्रपत्र 6 में जो भरा जाएगा उसे खानापुरी कहा जाएगा, क्योंकि जो किस्तवार हमारा जो हमारा विशेष मानचित्र में पॉलीगॉन मिलेगा एजेंसी के माध्यम से किस्तवार करके उसे खेसरा का निर्माण करते हैं, और खेसरे को जब भरा जाएगा उस कार्य को खानापुरी करते हैं। ये आप जान लीजिए। खेसरा क्या है, इसे परिभाषित किया गया है इस अधिनियम में। खेसरा से अभिप्रेत है कि मानचित्र के अनुसार क्रम अनुसार उत्तर पश्चिम से वो शुरू होगा खेसरा नंबर और दक्षिण पूर्व तक जाएगा। उसको जो संख्या डाला जाएगा भूखंडों की दखलकार और रकबा, अब भूखंडवार वर्गीकरण जो किया जाएगा और उसमें एक नंबर डाला जाएगा 1 से लेकर, उसे खेसरा कहा जाएगा। खतियान से विपरीत क्या है, इसे भी परिभाषित किया गया है कि भूमि की भूखंड संख्या, रकबा, गुणवत्ता दखल सहित रैयतों के अधिकार अभिलेख का एक रैयतों के अधिकार का एक अभिलेख। कोई खतियान में क्या होता है, एक रैयत का नाम होगा, उसके पास जितने खेसरा होते हैं उसका खेसरा रहता है, प्रत्येक खेसरा का रकबा लिखा रहेगा, किसमें रहेगा, चौहदी रहेगा, एक रैयत का वही खतियान उसी तरह से क्रमवार बना रहेगा। पूरे उस गांव का सभी रैयतों का पूरी भूमि का विवरण उसमें खतियान में रहता है। अब आइए भूधारी, भूधारी भी परिभाषित किया गया है। कहाँ किया गया है, आपको बीटी एक्ट में पढ़ाए थे कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 में भूधारी को परिभाषित किया गया। जो उसमें परिभाषा दी गई है वही परिभाषा यहाँ दी गई है। अब अमीन, अमीन से अभिप्रेत है भूखंडों की नापी करना, माप के अनुसार उसकी स्केच करना, और जो तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त हो, क्योंकि अमानत की पहले डिग्री होती थी, अब तो आपके टेक्निकल आप लोग आ रहे हैं, आएंगे, वह उनके माध्यम से भी अमीन पद को जो है पर नियुक्ति की जा रही है। अब ये विहित से अभिप्रेत क्या होगा, बहुत सा मिलेगा, विहित प्रपत्र आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो विहित से अभिप्रेत है कि इस अधिनियम या इसके अधीन नियमावली द्वारा जो विहित किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। अब आइए विहित फीस, आप देखे होंगे इसमें मिलेगा आपको कि एक जो विहित है प्रेस्क्राइब फीस है, उसको लेकर मानचित्र को विक्रय किया जाएगा। फिर है आपको किस्तवार भी, हम अभी आपको चर्चा भी की कि किस्तवार है, तो किस्तवार का परिभाषा क्या होगा, कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन और भूखंडकरण। कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन एवं भूखंडकरण, ये किस्तवार से कहते हैं। मुकाबला, तुलना करना, ये भी शब्द की प्रयोग होगी अधिनियम में, नियमावली में मिलेगा कि दो अभिलेखों की जब आप जांच करेंगे तो वहां उसकी जांच के साथ साथ उसकी तुलना करेंगे कि गत अधिकार अभिलेख में उस प्लॉट का एरिया क्या था, वर्तमान में एरिया क्या है, उसकी तुलना जब करेंगे उस शब्द को यहाँ मुकाबला शब्द से संबोधित किया जाएगा। अब आइए इसमें मिलेगा रदीफ, जब आप 4 प्रति बनाएंगे तो उसको व्यवस्थित करना, उसको तरीके से सब ठीक करना। अब आइए अधिकार अभिलेख से अभिप्रेत है क्या है, अधिकार अभिलेख क्या है भाई, ये भी आपका अधिनियम में परिभाषित किया गया है। श्रेणी, स्वामित्व, स्वरूप, रकबा इत्यादि के साथ सर्वेक्षण की भूमि की प्रविष्टि अधिकार अभिलेख में ही होता है, और इसकी जब अंतिम प्रकाशन के बाद उसकी शुद्धता की कानूनी उपधारणा दी जाती है, जो राज्य सरकार के द्वारा जब शुद्ध हो जाएगा तो डी नोटिफाइड किया जाएगा, और करने के पश्चात उस अधिकार अभिलेख को अविधारी खाता पंजी के लिए अंचल कार्यालय संभारता, और रैयत को भी एक प्रति दी जाती है, और एक प्रति, चौथी प्रति जो है निदेशक भू अभिलेख परिमाण निदेशालय को भी दिया जाएगा, जो सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से रहेगा। ये होगी पुनरीक्षण सर्वेक्षण, जो कैडेस्ट्रल सर्वे के पश्चात, ये आप जान लीजिए, कैडेस्ट्रल सर्वे के नील मानचित्र के आधार पर, वो मानचित्र को आप देखे होंगे नील होता था, नील जो कपड़े उपड़े में डाला है, उसी ब्लू रंग से उसको स्केच कर उस मानचित्र को तैयार किया जाता था, और उसी के आधार पर जो है फिर रिवीजन सर्वे को प्रारंभ किया जाता था। उसमें बाउंड्री फिक्स रहती थी, सिर्फ इंटरनल प्लॉट में जो परिवर्तन होता था उसे ठीक कर रिवीजन सर्वे किया जाता था।
अब आइए सफाई। अब सफाई शब्द एक उपयोग होगा आपको सर्वे में, जिसमें स्वच्छ प्रति तैयार करना, सफाई। बंदोबस्त, बंदोबस्त से क्या आप समझेंगे? किसी जिले या किसी क्षेत्र में भू राजस्व का निर्धारण निश्चित करने हेतु प्रचलित सर्वे का कार्यान्वयन, जो वर्तमान में उसका जो भू राजस्व निर्धारण किया जाएगा वो बंदोबस्त कहते हैं। राज्य से अभिप्रेत क्या है? बिहार राज्य। तरमीम, आप ये आएगी अधिनियम में। तरमीम माने कानूनों के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा और उसको अमीन जो है अपने खसरा पंजी में उस आदेश का जो अनुपालन करेंगे, और उसके बाद उस जोड़ घटाव होगा, यदि किसी रैयत के रकबा में बढ़ाना होगा या घटाना होगा, उस प्रक्रिया को तरमीम कहा जाता है। शुद्धिकरण का आदेश का अनुपालन, शुद्ध यहाँ परिभाषा दिया गया है, शुद्धिकरण का आदेश का अनुपालन, जो आदेश दिया जाएगा कानूनों के द्वारा तो आपको पता है वही जोड़ घटाव किया जाता है। शुद्धिकरण का आदेश का अनुपालन आप जान लीजिए। फिर तरतीब है अभिलेखों का व्यवस्थापन, रैयतों के नाम के अनुसार खतियानों को वर्णानुक्रम के अनुसार सजाना। मान लीजिए कि 4 प्रति मुझे खतियान तैयार होगी, उसके पहले अ से लेके ग तक सभी को उस हिंदी के अल्फाबेटिकल के मुताबिक सभी खतियान को सजाया जाता है वर्णमाला के अनुसार। अब आइए बंदोबस्त पदाधिकारी। तो आपको पता है कि बंदोबस्त पदाधिकारी से अभिप्रेत यही है कि जिला का बंदोबस्त पदाधिकारी अथवा जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी को कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार के द्वारा प्राधिकृत, तो वर्तमान में समाहर्ता महोदय ही बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए प्राधिकृत हैं राज्य सरकार के द्वारा। जो जिले में समाहर्ता महोदय की पदस्थापन की जाती है उनके नोटिफिकेशन में भी बंदोबस्त कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर दिया जाता है। उसी समय उनकी नोटिफिकेशन कर दी जाती है कि जिला के समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी के साथ साथ बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में भी वो कार्य का संपादन करेंगे। कानूनों से अभिप्रेत है अधिनियम व नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार के द्वारा कानूनों के रूप में नियुक्त पदाधिकारी। आप कानूनगो हैं तो आप यहाँ विशेष आपको जो राज्य सरकार के द्वारा इस एक्ट और रूल में जो आपको इस कर्तव्य और दायित्व के निर्वहन के लिए आपको जो अधिकार दिया गया है वो आपको करना है, ये है। अब आइए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का क्या अर्थ है इस अधिनियम में? तो इससे क्या है, अधिनियम और नियमावली में वर्णित कर्तव्य एवं दायित्वों को निर्वहन हेतु राज्य सरकार के द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी। तो आप है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार कानूनगो है उसे विशेष सर्वेक्षण कानूनगो भी समान पद है। निदेशक, आप ये जान लें निदेशक भू अभिलेख परिमाप हमारे होते हैं, इस डायरेक्टरेट के हेड हैं निदेशालय के, और वो इस अधिनियम और नियमावली में वर्णित कर्तव्यों दायित्वों को निर्वहन हेतु राज्य सरकार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त पदाधिकारी। आप ये जान लें निदेशालय का एक आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं कि निदेशालय के सबसे सर्वोपरि पद होते हैं निदेशक महोदय, उनके नीचे 2 है, एक होते हैं उप निदेशक जो सर्वेक्षण कार्यालय गुलजार बाग आप देखे होंगे जहां मानचित्र की बिक्री होती है, या पहले मानचित्र का वहां छपाई वगैरह भी होती थी। अभी तो हमारा मानचित्र जो है एजेंसी के माध्यम से, जो 3 एजेंसियां हैं बिहार में, IIC एजेंसियां हैं, GIS कंसोर्टियम है और IL&FS है, तीनों एजेंसी जो है उन्हीं के द्वारा मानचित्र का निर्माण किया गया है। तो कैडेस्ट्रल और रिविजनल सर्वे के समय में गुलजार बाग में जो फील्ड में मानचित्र तैयार किया जाता था अमीनों के द्वारा मैन्युअली, उसकी छपाई का कार्य गुलजार बाग में होती थी। वहां ही आपके ड्राफ्टमैन वगैरह होते थे, उस मानचित्र को भी वहां जांच कर उसकी छपाई होती थी। अंग्रेजों के जमाने से कैडेस्ट्रल सर्वे से लेकर रिविजनल सर्वे तक, यहाँ तक कि चकबंदी में भी मानचित्र तैयार किया जाता था, उस चक मानचित्र को भी वहां तैयार की जाती थी और वहां ही से आपके सभी जिला में मानचित्र को बिक्री हेतु भेजा जाता था पूर्व में। और अब तो अभी वर्तमान में यह हो गया है कि प्लॉटर मशीन सभी जिला में या अंचल कार्यालय में रखा गया है, उसके माध्यम से मानचित्र को प्रिंट कर सभी रैयतों को उपलब्ध कराया जाता है।
जो उसकी दर है, नियत फीस है, वो निदेशक भू अभिलेख परिमाण निदेशालय के द्वारा तय की गई है। एक ये हो गया उप निदेशक। अब हो गया कि यहाँ आप देखेंगे जहां आरटीआई है, अभी जो राजस्व प्रशिक्षण संस्थान है, यही निदेशालय कार्यरत है। इसके पूर्व ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कार्यरत थे, वहां जगह के अभाव में यहाँ आ गया। तो यहाँ आपका 2 सहायक निदेशक का पद है, साथ ही उसके नीचे एक तकनीकी कोषांग होता है, उसके अंतर्गत यहाँ हमारे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पदस्थापित हैं। उसके साथ साथ आपके फिर मिनिस्ट्रियल स्टाफ होते हैं जो अवर सचिव होते हैं, उसके नीचे जो है फिर प्रशाखा पदाधिकारी 2 हैं और सहायक हैं। इस तरह से यहाँ निदेशालय कार्यरत है। और जिला के स्तर पर बंदोबस्त पदाधिकारी होते हैं जो समाहर्ता ही अभी प्रभार में है। बंदोबस्त पदाधिकारी के नीचे होते हैं प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी, ये आप जान लें। प्रभारी बंदोबस्त जो होते हैं अपर समाहर्ता, जिले में अपर समाहर्ता राजस्व होते हैं, वो वही प्रभार में है। और उसके पश्चात जिला बंदोबस्त कार्यालय होता है, वहां स्थापना और अन्य कार्य देखने के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मुख्यालय होते हैं। साथ ही एक वहां एक ऑफिस है जिसके अंतर्गत उस कार्यालय के संचालन के लिए एक वहां प्रधान सहायक और साथ ही उनके अधीनस्थ आपके वरीय लिपिक और कनीय लिपिक होते हैं, और इस तरह से है। और फिर आपका शिविर में, जब शिविर का स्थापना होगा, गठन होगा, तो शिविर में भी विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी उसके प्रभारी होते हैं जो एक्ट में आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ आप उस शिविर में 2 कानूनगो होंगे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, और उनके नीचे गांव के जो ग्राम होगा, राजस्व ग्राम, उनके रकबा या खेसरे को देखते हुए उस हिसाब से 20 से 25 राजस्व ग्राम आपके अंतर्गत होंगे। वहां 2 आप विशेष सर्वेक्षण कानूनगो होंगे, वो उनकी कार्य की बंटवारा बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाएगा और आपकी पदस्थापन जिला स्तर से वहां की जाएगी 11 सरकार से। तो इस प्रकार आपका परिभाषा इस एक्ट में दिया हुआ है। अब आइए सर्वेक्षण शुरू करना है भाई। तो इस एक्ट में की धारा 3 राजपत्र में आज से की अधिसूचना, आपका जब सरकार संपूर्ण राज्य में या किसी भाग में या चाहेगी सरकार जो है कि वे 38 जिला में एक साथ या किसी भाग में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त चलाने के आशय अभिव्यक्त कर सकेगी। तो आपको जानकारी देते हैं कि इस धारा 3 के तहत आपके पूरे बिहार में अधिसूचना जारी कर 38 जिला में सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप ये आपकी जानकारी में बता देना चाह रहे हैं, 1 अक्टूबर 2012 को बिहार के कुल 13 जिलों में अधिसूचना संख्या 1574 के तहत अधिसूचित किया गया है सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्य की प्रचालन के लिए। ये 13 जिला में कौन कौन जिले हैं? नालंदा, शेखपुरा, छपरा, मुंगेर, भागलपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, जमुई, सिवान, पूर्णिया, कटिहार, पूर्वी चंपारण। ये 13 जिला 1/10/2012 को 1574 अधिसूचना संख्या के द्वारा अधिसूचित किया गया सर्वेक्षण कार्य प्रचालन हेतु। फिर 3/2/2015 को अधिसूचना संख्या 188 के अनुसार 5 जिलों में फिर राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया कि इन 5 जिलों में सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य प्रारंभ करने के लिए अधिसूचित किया गया। इस 5 जिलों में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया था। अब इसके पश्चात फिर शेष जो 20 जिले थे उसे 3/11/2016 अधिसूचना संख्या 1973 के अनुसार इस सर्वे का कार्य प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित की गई। इसी बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 की धारा 3 के अंतर्गत सर्वे का कार्य प्रारंभ करने चलाने के लिए इस आशय की अधिसूचना की गई। आपकी जानकारी में दे दें, अभी राज्य सरकार एक अधिसूचना 20 सितंबर 2019 को इन 38 जिलों में 20 जिला को प्राथमिकता के आधार पर चयन किया गया और उसकी अधिसूचना संख्या 1600 है और शेष में अभी कार्य को स्थगित रखा गया है और ये 20 जिला में ही अभी कार्य की
को प्रारंभ किया जाएगा। ये अधिसूचना हो गया। जब अधिसूचना हो गया तो अब आगे इसका फिर सेक्शन 4 है। इसमें क्या है भाई, चालू सर्वेक्षण जो चल रहा था उसका पुनर्गठन। चालू सर्वेक्षण रिविजनल सर्वे, आपको पता है कि कुछ जिलों में रिविजनल सर्वे डी नोटिफाइड हो चुका था। कुछ जिलों में, जैसे नालंदा है, उदाहरण के तौर पर पटना है, जमुई है, इन जिलों में भी कैडेस्ट्रल सर्वे चल रही थी। तो इसकी जो चल रहा था उसको इस एक्ट से उसके पुनर्गठन किया गया। इसके लिए धारा 4 के अंतर्गत उसको पुनर्गठित कर दिया गया और उसे जो पूर्व में जितनी कार्य किया गया था उसे अवैध नहीं माना जाएगा, इस तरह कर इस आशय की इस एक्ट में डाल उसमें वर्णन किया गया है। अब आइए धारा 5। धारा 5 क्या है, भूधारियों द्वारा स्वघोषणा। अब यहां से आपका सर्वे का कार्य शुरू हो जाता है। इसमें है यह अधिनियम की धारा 5 भूधारियों द्वारा स्वघोषणा। धारा 3 के अधीन जो अधिसूचना के उपरांत अमीन और कानूनों के द्वारा अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में भूधारियों का वंशावली एहदास पंजी तैयार करेंगे और साथ ही अपने रैयतों से स्वघोषणा लेंगे, वंशावली लेंगे और इस प्रकार उसका नियमावली में सारी दी हुई है कि किस प्रक्रिया के तहत इस कार्य को करेंगे, ये आप जान लें। अब रहा 6 है आधुनिक तकनीक द्वारा किस्तवार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। किस्तवार बाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा किस्तवार कैसे किया जाएगा, इस धारा में इसकी है। इसका है एक, आपको बता दें उपधारा 1 क्या कहता है। किसी राजस्व ग्राम की किस्तवार का क्रियान्वयन आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा धरातल मानचित्रण, सीमांकन और जमीनी सत्यापन सहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। एकदम याद रख लीजिए, ये 3 काम करना है आपका, बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग। किस्तवार में 3 है, नोट कर लीजिए, धरातल मानचित्रण, सीमांकन और जमीनी सत्यापन। इसे एकदम ये है किस्तवार का, ये समझिए कि मूल स्तंभ है। बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग, ये किस्तवार में इसी 3 कार्य को आप अच्छे तरीके से कर देंगे, किस्तवार का कार्य 100% सही संपन्न हो जाएगा। जब किस्तवार का काम अगर सही हो जाएगी तो फिर आपत्तियां भी आगे के प्रक्रमों में कम आएगा। हो गया। अब जब किस्तवार का जब आप शुरू करते हैं, प्रचालन करते हैं, तो इस एक्ट की धारा 6 उपधारा 2 में दिया हुआ है कि किस्तवार का कार्य अगर प्रारंभ करते हैं, इसके लिए स्थानीय स्तर पर पंचायती राज के जितने जनप्रतिनिधि हैं या संबंधित ग्राम में जितने सक्रिय जो बड़ी रैयत हैं, उन सभी को आप जानकारी दे दें कि हम किस्तवार का काम शुरू करने जा रहे हैं। ये आपका एक्ट, ये आपका कहता है, अधिनियम कहता है। ठीक है। जब इस तरह की आप शुरू हो गया तो साथ ही साथ आप ये जान लें, बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011 की धारा 7 के तहत आप जो शिविर होगा, उस शिविर का गठन बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया जाता है। जो शिविर, जो खानापुरी दल होगा, तो शिविर में क्या होगा भाई, तो खानापुरी दल होगा जो सारे कार्य करेंगे। उस खानापुरी दल के कौन होंगे, वरीय, तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी उसके वरीय पदाधिकारी होंगे हैं। उसके बाद आपके कानूनगो होंगे, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, और अमीन होंगे। इन तीनों को मिलाकर खानापुरी दल का गठन किया जाता है। इसका गठन बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा अधिसूचना जारी कर किया जाता है, ये आप जान लें। साथ ही धारा 7 और उपधारा 3, सरकार रैयतों के लिए सूचनाओं की तैयारी, संबंधित रैयतों को उनका तामिला और उन पर आपत्ति करने सहित पूर्णतः यह संस्था प्रारंभिक अधिकार अभिलेख तैयार करने में अगर आवश्यकता होती है तो निजी एजेंसियों को भी रखेंगे। यह भी वर्तमान में ITY को आपको शिविर में पदस्थापित किया जाएगा, आपको सहयोग करने के लिए। फिर है अधिनियम के 7 उपधारा 4, ये भी महत्वपूर्ण है, ये याद रखें। आपके कार्य करने में खानापुरी में आपकी सहयोग होगा, बहुत ध्यान से सुने। आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करते समय, जो आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करते समय खानापुरी दल रैयतों के जोत के अधिकार, नोट कर लीजिए,
आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करते समय खानापुरी दल रैयतों के जोत के अधिकार, स्वत्व तथा स्वामित्व के निर्धारण के विषय में, स्वत्व एवं स्वामित्व के निर्धारण के विषय में अद्यतन जमीनी वास्तविकताओं, अद्यतन जमीनी वास्तविकता जो रियलिटी है जमीन का, उसके अनुसार जो उसमें परिवर्तन होगा, अंतरण होगा, उपविभाजन होगा, बंटवारा होगा या अनुवांशिक न्यांगमन, अनुवांशिक न्यांगमन आपको पढ़ाए थे बीटी एक्ट में, धारा 26 का आप इस तरह से बताए थे। जो अनुवांशिक, मगर मेरे मान लीजिए कि मैं हूं जवंदी रैयत या खतियानी रैयत, मेरा देहांत हो गया, जो मेरे वारिस होंगे उनके नाम पर उत्तराधिकारी के रूप में जो परिवर्तन होगा यह अनुवांशिक न्यागमन और बदलैन तथा ऐसी अन्य बातों पर ध्यान देगा। या आप समझ लीजिए, ये इसी के आधार पर यादाश्त पंजी 3(2) में आपके द्वारा पारित किया जाएगा, विशेष सर्वेक्षण कानूनों के द्वारा। इसके लिए आप प्राधिकृत हैं। 3(2) में अमीन के द्वारा प्रतिवेदन दिया जाएगा और आपके द्वारा उसमें उस यादाश्त पंजी पर आपके हस्ताक्षर से आपके आदेश पर आप आदेशित करेंगे। तत्पश्चात वो खेसरा पंजी में प्रपत्र 6 में प्रविष्ट करेगा अमीन। ये ऑप्शन लीजिए, इसी जो है क्लियर हो गया। अब है 5 है धारा 7 की उपधारा 5, ये भी आप जान लें। खानापुरी दल लोक भूमि मिलेगा, पब्लिक लैंड मिलेगा, गमेजुआम जमीन, गमेजुआ मालिक जमीन, आप लोग सुने होंगे, कैसरे हिंद किसी विभाग की जमीन, सार्वजनिक परिसंपत्ति होगी। इसके संशोधन में लिए जाने वाली भूमि, जो संशोधन करेंगे ऐसी भूमि की पहचान और सीमांकन कौन करेगा? इसकी पहचान और सीमांकन अमीन करेंगे, आप करेंगे। आप जो आप करेंगे उसे अधिकार अभिलेख में अभिलिखित करेंगे, अधिकार अभिलेख में लिखेंगे। कहां लिखेंगे भाई? आप अपने खेसरा पंजी जो 6 है, प्रारंभिक अधिकार अभिलेख जिसको कह रहे हैं हम, उस प्रारंभिक अधिकार अभिलेख प्रपत्र 6 में जो खेसरा पंजी संधारित किया जाएगा वो आपके द्वारा उसे किया जाएगा पहचान करने के बाद में। यदि सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन लिखेंगे, किसी रैयत के बारे में खाता आप दर्ज नहीं करेंगे। इसके बारे में विशेष जो क्लास होगी तो आपको बताया जाएगा कि लोक भूमि क्या है, गरमजुआम जमीन क्या है, मालिक जमीन क्या है, कैसरी जमीन क्या है, बकास क्या है, इस तरह की सारी आपको बताया जाएगा। उस हिसाब से आप खिसरा पंजी 6 का करते हैं। अब आइए इसी धारा 7 और उपधारा 5 का है, जब आपका खानापुरी आप कार्य कर लेंगे तो विश्रांति होती है, विश्रांति प्रथम चरण होती है। इसमें क्या होता है कि जो अभी तक कार्य किया गया उसकी वहां जांच की जाती है और अगले चरण के लिए अभिलेख को तैयार किया जाता है। इसमें आपको ये जान लीजिए, साथ ही साथ आप ये भी आपको जान लीजिए कि जो खानापुरी पर्चा 6 बन जाएगी तो जब तैयार हो जाएगा और आपका मानचित्र भी तैयार है तो प्रत्येक रैयत को खेसरावार उसकी खानापुरी पर्चा और मानचित्र भी खेसरावार, जो मानचित्र होगा स्केल पर होगा, समझ लीजिए। वो मानचित्र जो उसे एलपीएम कहते हैं, उस एलपीएम को आपका एजेंसी देगा मानचित्र, एलपीएम और आपके खानापुरी पर्चा भी वो निकालकर आप रैयतों को वितरित करते हैं। रैयत के द्वारा जो आपत्ति आएगी उन आपत्तियों को रैयती भूमि की सुनवाई आपके द्वारा किया जाएगा। उन आपत्तियों की दावा आपत्तियों की निपटारा विशेष सर्वेक्षण कानूनों के द्वारा किया जाएगा। यदि लोक भूमि से संबंधित अगर आपत्ति आती है तो वहां पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। क्लियर हो गया? एकदम समझ लीजिए, वो जब भी लोक भूमि से संबंधित होगा उसकी निपटारा आप नहीं करेंगे, वो जब भी करेंगे तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ये आपकी धारा 7 में उल्लिखित है। अधिनियम में जो भी कार्य आप करते हैं, आपको जो राज्य सरकार नियुक्त करती है, इसी अधिनियम और नियमावली में जो दिया गया है उसी कर्तव्य और दायित्व को निर्वहन करना है आपको। फिर है जब आपत्तियां तैयार हो जाएगा तो मानचित्र भी आप संशोधन के लिए भेज देंगे एजेंसी को और अपने अधिकार अभिलेख को भी आप प्रारूप तैयार करेंगे। उसके पश्चात धारा 8 के अंतर्गत खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा।
डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्या? पानी पी ले ना ना इसको। ठीक है, धारा 8 खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन। किश्तवाड़ खानापुरी के दौरान तैयार किए गए मानचित्रों सहित अधिकार अभिलेख प्रारूप को संबंधित राजस्व ग्राम में इसी धारा के तहत प्रदर्शित करते हैं, ग्राम पंचायत में करते हैं, अपने शिविर में करते हैं, संबंधित ग्राम में करते हैं। इसी प्रक्रिया के अनुसार, इसी धारा के अनुसार हम करते हैं। जब खानापुरी का प्रारूप प्रकाशन हो जाएगा प्रपत्र धारा 8 के अंतर्गत, तो फिर धारा 9 में क्या होता है भाई? खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रकाशन पर जो आपत्तियां आएंगी, दावा आएगी, उसका निष्पादन किया जाएगा। इस दावा आपत्तियों का निष्पादन विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। क्लियर हो गया? रहती भूमि, यदि लोक भूमि से संबंधित आपत्तियां आती है, तो जो प्रपत्र 8 में आपत्तियां आई थी, धारा 7 के तहत आपत्ति आई थी, और उस समय लोक भूमि की सुनवाई जिस विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा की गई, जब धारा 9 में के अंतर्गत अगर आएगा तो उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। एकदम क्लियर है, आप जान लीजिए। एक ही एएसओ पूर्व में अगर कर लिए तो दोबारा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में बंदोबस्त अधिकारी जो बगल के जो में पदस्थापित शिविर में होंगे, उनको ये इस कार्य को निष्पादन करने के लिए प्रनियुक्त किया जाएगा। अब आइए धारा 11, पुनः फिर आप बताए थे कि विश्रांति का प्रथम चरण वहां हुआ, तो यहाँ 5 कम है, यहाँ आपका धारा 10 के अंतर्गत भी विश्रांति का द्वितीय चरण में आप भेजेंगे। जब अधिकार अभिलेख का प्रारूप प्रकाशन हो जाता है, आपत्तियों की सुनवाई हो जाती है, तत्पश्चात फिर उसकी निपटारा हो जाता है, या और जो भी आदेश किया जाता है उसकी तरमीम कर दी जाती है। उसके बाद फिर अगले चरण के लिए तैयारी के लिए विश्रांति इसी धारा के तहत द्वितीय चरण का कार्य होता है, जिसमें अधिनियम की धारा 7 एवं 9 के अनुसार आपत्तियों अपीलों के निपटारा के बाद विश्रांति में जांच, सफाई, मुकाबला, रदीफ रतीफ तरतीब और तरमीम इत्यादि विहित रीति से की जाती है। विस्तृत रूप से यहाँ कार्य किया जाएगा। इसमें है जो भी किया गया 7 और 9 के अंतर्गत जो भी कार्य किया गया धारा 7 और 9 के अंतर्गत, उसमें इस विश्रांति के द्वितीय चरण में आपका जांच, सफाई, मुकाबला, रदीफ तरतीब, तरमीम इत्यादि का विहित रीति से किया जाता है। जो अधिनियम में दी है दिशा निर्देश, उसके अनुसार वहां कार्य किया जाएगा। जब ये कार्य हो गया तो आप जान लें धारा 11 आगे बढ़ते हैं। तो धारा 11 क्या कहता है भाई? आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अधिनियम के अनुसार आगे बढ़ना है, तो धारा 11 कहता है कि अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन। अब धारा 11 के अंतर्गत जब विश्रांति के द्वितीय चरण में सारा काम हो गया, सब कुछ जांच, सफाई, मुकाबला, रदीफ तरतीब, तरमीम सबका जांच हो गया विहित रीति से, तब हम धारा 11 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन हम करते हैं। अधिनियम की धारा 10 के अधीन विश्रांति के दौरान, आपको बताया, दौरान कार्य समापन के उपरांत किसी राजस्व ग्राम के अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन विहित रीति से जिला के बंदोबस्त अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर से किया जाता है। यहाँ पर जो भी होगी वो बंदोबस्त अधिकारी की महोदय के हस्ताक्षर और मोहर से किया जाता है, ये आप जान लीजिए। और जब ये प्रकाशन किया जाएगा 30 दिनों के लिए, हाँ, फिर आइए धारा 11 उपधारा 2 अधिकार अभिलेख के संबंध में दावे एवं आपत्तियां उनके अंतिम प्रकाशन के 3 माह के भीतर दायर किए जा सकेंगे। 30 दिन, ये 3 माह के भीतर दायर किए जा सकेंगे, तथा वैसे दावों आपत्तियों के निपटारा विहित रीति से उप भूमि सुधार उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। आप बता देते हैं आपको कि भूमि सुधार उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी राज्य सरकार के द्वारा जिले में अधिसूचित किए जाएंगे, आप समझ लीजिए। और उनके द्वारा जब बंदोबस्त अधिकारी महोदय के द्वारा जब अंतिम प्रकाशन किया जाएगा और जो आपत्तियां आएंगी उसका निपटारा यही उप समाहर्ता भूमि सुधार
उप समाहर्ता के स्तर के पदाधिकारी के द्वारा जो अधिसूचित होंगे उनके द्वारा निपटारा किया जाएगा। जब निपटारा कर लिया जाएगा तो फिर क्या होगा भाई, धारा 11 उपधारा 3 अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख की एक प्रति संबंधित अंचल कार्यालय को दिन प्रतिदिन के राजस्व प्रशासन में जो अनुवर्तीय कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी। आपको बताए थे शुरू में कि एक प्रति जो डिजिटल कॉपी जो है जाएगा अंचल कार्यालय को, हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी, उसी के अनुसार अंचल कार्यालय क्या का कि लगान वसूली करेंगे। अंचल कार्यालय में जो निबंधन कार्यालय के द्वारा जो जमीनों में अंतरण होगा, दान होगा, बंटवारा होगा, या जो भी अगर न्यागमन होगी, अनुवांशिक न्यागमन होगा, उन सभी दाखिल खारिज जो आप सुने होंगे अंचल कार्यालय में, इसी जो आपके द्वारा अधिकार अभिलेख दिया जाएगा उसकी के आधार पर इन सारी इंस्ट्रूमेंट के आधार पर नामांतरण किया जाएगा और अधिकार अभिलेख स्वतः वहां अपडेट होते रहेगा। साथ ही आपका जो मानचित्र है उसमें भी ये आपका भू अभिलेख निदेशालय उसमें भी संशोधन करने के लिए भी सोचती है और अपना निर्णय ले चुकी है। वो भी कार्रवाई साथ साथ होगा, मानचित्र में भी संशोधन होगा, अपडेशन होगा, और अधिकार अभिलेख में भी। अधिकार अभिलेख जो वहां जाएगी उसे अविधारिक खाता पंजी के रूप में संधारित होते रहेगा, अविधारिक खाता पंजी के रूप में संधारित होते रहेगा और अपडेट होते रहेगा इसी के अनुसार। अब आइए अधिनियम की धारा 12 अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की उदाहरण एवं शुद्धता। ये आप याद कीजिए कि 3 के तहत, धारा 3 के तहत राज्य सरकार सर्वे एवं बंदोबस्त, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य प्रचालन हेतु अधिसूचित करती है, और धारा 12 के तहत जब ये अधिकार अभिलेख हमारा तैयार हो जाता है, प्रकाशित हो जाती है, उपधारित, जब प्रकाशित होने के बाद उपधारित कर दिया जाता है, तो राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अधिसूचना द्वारा घोषित करेगी, वो घोषणा कर देगी कि उक्त क्षेत्र के भीतर सभी ग्रामों के अधिकार अभिलेखों का अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया, और तथा उक्त अधिसूचना उस प्रकाशन को निर्णायक साक्ष्य मानी जाएगी। अब वो प्रकाशित कर दिया गया, वही साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग होगा। और इस प्रकार धारा 12 के अंतर्गत राज्य सरकार डी नोटिफाइड करती है। ठीक है, अब आइए धारा 13। ये क्या है भाई, आप सुने होंगे चकबंदी, आप साथ साथ ये भी आपको समाचार पत्रों के माध्यम से ऐसे व्यवहारिक जीवन में भी आपको जानकारी मिली होगी चकबंदी। तो धारा 13 के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त के बाद चकबंदी का कार्य करने का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में। जब जैसे ही हमारा विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम के तहत अधिकार अभिलेख हमारा जब डी नोटिफाइड हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे उस संबंधित राजस्व ग्रामों में बिहार जोत समेकन एवं भूखंडकरण निवारण अधिनियम 1956 के तहत चकबंदी का कार्य का प्रचालन किया जाएगा, और इसी के अनुसार आपका चकबंदी का खतियान तैयार किया जाएगा। फिर धारा 14 जो आपको डिजिटल प्रारूप में अभिलेखों का संधारण, आपको पूर्व में भी बताया कि हमारा जो भी ये सर्वेक्षण का कार्य हम करेंगे वो आपका सर्वे लैंड मैनेजमेंट के तहत एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, आप उसमें स्कैन कर सारी डाटा को डालेंगे, घोषणा से लेकर आपका वंशावली हो स्कैन करके डालेंगे, खसरा पंजी भी जो है एंट्री करेंगे, इस तरह जितनी सुनवाई होगी उसे स्कैन करके रखा जाएगा। तो सारा कार्य वो आपका एंट्री और स्कैन के माध्यम से आप संधारित करेंगे और डिजिटल प्रारूप में अभिलेखों का संधारण किया जाएगा, जो पूर्व में भी बताया। धारा 15 से लेकर 19 तक अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर से संबंधित था, जो इसमें व्यवस्था की गई थी उसे अब विलोपित कर दिया गया है, वो वर्तमान में हमारे एक्ट में नहीं है। ये विलोपन जो है 2017 में हुआ। इस अध्याय 3 जो था पूर्णतः विलोपित कर दिया गया, जो अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर से संबंधित था। अब आइए धारा 20। इसी धारा 20 में आप अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि सर मानचित्र के बारे में चर्चा कर चुके, अधिकार अभिलेख का निर्माण हो गया, उसकी अधिसूचना हो भी गई, मगर लगान के बारे में कहीं चर्चा नहीं हुई है।
तो आप ये जान लें, इसी धारा 20 के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं हैं। लगान की प्रक्रिया कैसे होगी, आप इसमें क्या है भाई कि पहला है अधिनियमों का अन्य विधियों पर अभिभावी होना, और किसी विधि या परंपरा का प्रचालन जिन्हें किसी विधि या संविदा या न्याय निर्णय का बल प्राप्त हो, तो किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार की डिक्री के आदेश में अंतर्विष्ट या प्रावधानों से असंगत होने पर भी इस अधिनियम में के प्रावधान पर अब अभिभावी होगा। अगर आप सर्वे का कार्य शुरू कर रहे हैं तो उसी स्थिति में दूसरा कहीं भी सिविल कोर्ट, मानिए सिविल कोर्ट का भी आदेश लागू नहीं होगा। अब आइए 20 का उपधारा 2 कहता है कि पूर्व में हमारा सर्वेक्षण की जो होती थी, खतियान बनता था, वो आपका बताए थे कि बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा बिहार काश्तकारी अधिनियम की अध्याय 10 के अंतर्गत धारा 101 से लेकर 115 तक ये व्यवस्था थी। उसके अनुसार कैडेस्ट्रल सर्वे किया गया, उसी के हिसाब से रीजनल सर्वे भी किया गया। और उस समय हमारा अभी जो आप टेक्निकल गाइडलाइंस देख रहे हैं, तो उस समय बिहार सर्वेक्षण व बंदोबस्त हस्तक 1959 बनी थी, जो मैनुअल था, सर्वे एंड सेटलमेंट मैनुअल जिसे कहते हैं, उसके उसमें सारी व्यवस्था थी कैसे सर्वे किया जाएगा, उसमें वर्णन है। साथ ही आपका तकनीकी नियमावली थी, 1959 में बनी थी, 2 वॉल्यूम में थी, जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे के लिए था, तीसरा वॉल्यूम जो है म्युनिसिपल सर्वे के लिए था, ये आप जान लें। फिर साथ साथ आपको बताया कि आपका बिहार अभिधारी होल्डिंग अभिलेखों का अनुरूप अनुरक्षण अधिनियम 1973, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड 1973, जो बताया कि कैडेस्ट्रल और रीजनल सर्वे के बाद अभिधारी खाता पंजी बनाने की इस आया था एक्ट 1973, जो वर्तमान में इन सभी को क्या किया गया भाई, इस एक्ट के तहत निर्गत मार्गदर्शनों द्वारा यथास्थिति अवक्रमित, संशोधित या अनुपूरित मानी जाएगी। इस धारा 20 की उपधारा 2 में ये यहाँ वर्णन है। अब आइए धारा 20 उपधारा 3 में अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा विनिश्चित लगान दर तालिका की व्यवस्था की गई है, जो आपको अभी तक इस पर चर्चा नहीं की थी, क्योंकि किस्तवार हम मानचित कर लिए, फिर अधिकार अभिलेख का निर्माण करते हैं, तो ये सब थी। मगर इसी धारा 20 उपधारा 3 के अंतर्गत लगान दर तालिका तैयार करने की सारी प्रक्रियाएं दी गई है। और जो लगान दर तालिका होगा, संबंधित राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए बंदोबस्ती लगान दर तालिका तैयार किया जाएगा खेसरावार, क्योंकि हर खेसरा का किस्म अलग अलग होगा। कोई खेसरा किसी रैयत का एक खाते में अगर होगा तो एक खेसरा होगा कृषि योग्य होगी, बंदोबस्ती होगी, बास भूमि होगी, किसी में व्यवसायिक उपयोग हो रहा होगा, तीसरा खेसरावार इसका लगान तैयार किया जाएगा। लगान भी आपको नियमावली में बताएंगे कि वो राज्य सरकार के द्वारा एक विनिश्चित कर दी गई है, तय कर दी गई है, फिक्स कर दिया गया है। एग्रीकल्चर लैंड का क्या होगा, बास भूमि का क्या होगा, व्यवसायिक भूमि का क्या होगा, अन्य विभागों की भूमि का क्या दर होगा, भीट भूमि का क्या लगान होगा, ये तय कर दी गई है। जब हम नियमावली पर चर्चा करेंगे उस समय आपको जानकारी देंगे। और इस प्रकार इसमें ये भी है कि जब आप बंदोबस्ती लगान तालिका जो है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा तैयार किया जाएगा, तो आपत्तियों उसकी प्रकाशन की जाएगी, आपत्तियां ली जाएगी, आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। तत्पश्चात उनके ऊपर प्रभारी पदाधिकारी होंगे, जो अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी होते हैं, उनके यहाँ आप अनुमोदन के लिए भेजेंगे। यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तब वो पुनः फिर आगे अपने बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के यहाँ भेजेंगे। यदि अगर बंदोबस्त पदाधिकारी भी अगर संतुष्ट होते हैं तो अनुमोदित कर देंगे, और लगान दर तालिका इस प्रकार नीचे की आ रहेगा। इसी एक्ट के तहत इस तरह से होगी। और है इसी में है उपधारा 5 बंदोबस्त लगान दर तालिका की संपुष्टि अधिकार अभिलेख में समावेश। वही संपुष्ट जब हो जाएगा बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा, तो अधिकार अभिलेख में समावेश कर दिया जाएगा। ठीक है। अब साथ ही एक चीज और आप जान लें, धारा 4 आपको बताए थे कि पूर्व में जो रिविजनल खतियान चल रहा था, उस रिविजनल सर्वे को पुनर्गठन करने की बात तो इसी धारा 5 में स्पष्टीकरण के रूप में दी हुई है। आपका धारा 20 उपधारा 7 का एक स्पष्टीकरण है
कि बिहार काश्तकारी अधिनियम 1885 की धारा 106 के अधीन अगर रिविजनल सर्वे के समय में अंतिम प्रकाशन के उपरांत अगर राजस्व पदाधिकारी के यहाँ कोई आपत्तियां दर्ज की गई है, सुनवाई अगर चल रही है, प्रारंभ कर दी गई है और उनकी विवादों का निपटारा राजस्व पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है, तो व्यक्ति 12 महीनों के भीतर, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के 12 महीनों के भीतर वो उस जो लंबित है बात था उसे निपटारा कर देंगे। परंतु यह एक्ट में संशोधन हुआ 2017 में, एक व्यवस्था दी गई कि बहुत लंबित था, मगर वो जितनी निष्पादन हो गया तो हो गया, जो अभी बाकी रह गया है वो आप जब नोटिफाइड हो गया बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम और नियमावली 2012 के अंतर्गत पुनः फिर वो रैयत अपनी आपत्ति देना होगा, तो इस विशेष सर्वेक्षण के क्रम में उन सभी आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। अब आइए धारा 21 है, ये क्या है भाई? कतिपय मामलों में राज्य का अनिवार्य पक्षकार होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यान से सुने। आप सुने होंगे कि लोक भूमि अगर है तो लोक भूमि जो भी होगी किसी संबंधित विभाग की होगी। तीसरी धारा 21 के अंतर्गत आप अपने अंचल अधिकारी को पक्षकार बनाएंगे। लोक भूमि की सुनवाई तो विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। वो अंचल अधिकारी को जरूर पक्षकार बनाएंगे। यदि कि सरकार के किसी विभाग की भूमि है तो वहां उस संबंधित विभाग को पक्षकार बनाएंगे। तो इस धारा में के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि ऐसी भूमि या उसके अंश से संबंधित जो पूर्व में किसी भी नामांकन से लोक भूमि के रूप में अभिलिखित हो तो राज्य एक अनिवार्य पक्षकार होगा। समझ लीजिए, अगर आपको लगा कि भाई आप सुनवाई कर रहे हैं प्रपत्र 8 में आपत्ति जो आती है मिलेगा आपको, तो आप कानून को सुन रहे हैं, लगा कि वो राज्य सरकार उसमें है, उसको सूचना होनी चाहिए, तो आप सूचना कर कर आप अपने जो शिविर में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी होंगे उस अभिलेख को, उस सुनवाई के अभिलेख को आप उनके यहाँ भेज देंगे। ठीक है। अब धारा 22 है, ये आप जान ले, कर्जवाहियों का संक्षिप्त निपटारा। जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी आपका अगर आएगा, आपत्तियां आएगी, दावा आएगी, तो उसकी संक्षिप्त निपटारा करना है आपको, क्योंकि आप राजस्व न्यायालय में जो व्यवस्था दी गई है उस हिसाब से करना है, न कि आप सीपीसी 1908 के अंतर्गत उन आपत्तियों की कार्यवाहियों का निपटारा नहीं करेंगे। क्योंकि आप भी एक कानून के रूप में जब आपत्तियों की सुनवाई करते हैं तो आपकी समय अवधि निश्चित है इस एक्ट और रूल में एक्ट में नहीं, रूल में है कि 30 दिनों के अंदर में 30 कार्य दिवस में विशेष सर्वेक्षण कानूनों के द्वारा उन आपत्तियों को निपटारा कर देंगे। या अगर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अधिकारी के स्तर पर पारू प्रकाशन के पद आपत्तियां आती है तो उनके द्वारा भी उन आपत्तियों का निष्पादन 60 दिनों के अंदर में किया जाएगा। तो इसलिए जो भी कार्यवाहियां की जाएगी वो संक्षिप्त निपटारा के तहत किया जाएगा। अब आइए धारा 23 क्या कहता है? अंतिम प्रकाशन तक अधिकारिता का वर्जन। आप समझ लीजिए, बार ऑफ जुडिशन अंटिल फाइनल पब्लिकेशन, अंतिम प्रकाशन जब तक नहीं हो जाता है तब तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय को छोड़कर आपका जो स्थानीय सिविल न्यायालय है आपके के द्वारा किसी प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश या लिए गए निर्णय को निरस्त या उपांतित करने हेतु उसकी वैधता को प्रस्तुत करने वाले इस अधिनियम के दायरे में पड़ने वाले किसी मामले के संबंध में किसी बात या अन्य कार्यवाही को नहीं ग्रहण करेगा। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, घोषणा हो जाती है, आप कार्य कर शुरू कर देते हैं, तो सिविल न्यायालय जो है जो जिला में होता है सिविल कोर्ट, वहां उस क्रम में किसी प्रकार का वाद अपने यहाँ नहीं लेगा या कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि आपके संबंधित राजस्व ग्राम का धारा 12 के अंतर्गत अंतिम प्रकाशन नहीं कर दिया जाता है, नहीं हो जाता है, तब तक वो अंतिम प्रकाशन तक अधिकारिता का वर्जन है इसमें है। निर्देश देने की शक्ति आप ये जान लें कि राज्य सरकार या हमारे निदेशालय समय समय पर आपको निर्देश दे सकते हैं। अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को यथोचित निर्देश उनके देने की शक्ति है। फिर
धारा 25 है तकनीकी मार्गदर्शिका निर्मित करने की शक्ति। जो आपको जानकारी है, एक मोटी सी आपको अपलोड मिलेगा, आपके जो निदेशालय की वेबसाइट है, तकनीकी मार्गदर्शिका, वही तकनीकी मार्गदर्शिका इसी धारा 25 के अंतर्गत निदेशक भू अभिलेख महोदय के द्वारा तैयार कराया गया है, जो सर्वेक्षण की सारी प्रक्रम के बारे में कैसे कैसे किया जाएगा उसमें वर्णन है। फिर 26 है सद्भाव से किए गए कार्यों का संरक्षण। ये आप जान लें, अगर सद्भावना से कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी आपके खिलाफ किसी प्रकार का किसी भी न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य कानून कार्यवाही सांसित नहीं की जाएगी। सद्भावपूर्ण अगर मान लीजिए किसी को आपत्ति कर कर पूरा अभिलेख खोलकर आप सुनते हैं, तब आदेश देते हैं, उसके अभिलेख में सुधार होती है, इन सब कार्यों के लिए आपके खिलाफ किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद या अभियोजन नहीं दायर कर सकता है। ये आप जान ले है। ये अच्छे काम के लिए ये कोई नहीं करेगा, प्रोसिक्यूशन वगैरह कोई दायर नहीं हो सकता है, मैंने नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। ये धारा 27 है कठिनाइयां दूर करने की शक्ति शक्ति इस इसमें ये व्यवस्था की गई है। इस धारा के अंतर्गत अगर सर्वेक्षण कार्य प्रचालन में अगर किसी तरह की कठिनाई होती है, इसे राज्य सरकार बेजाबता नोटिफाइड कर कर और उसको कठिनाई को समय के मुताबिक उसे संशोधन करने की अपनी शक्ति रखती है। 28 है नियमावली बनाने की शक्ति। इसी धारा 28 के तहत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 बनाया गया। ये आप जान लें, यही धारा ही है, क्योंकि पहले अधिनियम बनती है उसके नियमावली बनती है। अधिनियम आप जान लें, अधिनियम जो एक प्रस्ताव होता है जो विधानसभा, राज्य में विधानसभा या केंद्र में लोकसभा के द्वारा, या लोकसभा और वहां राज्यसभा, यहाँ विधानसभा और विधान परिषद के तहत वो पारित होने के बाद जब वो बिल पारित हो जाता है तो अधिनियम के रूप में बाहर आता है, और जब अधिनियम बन जाती है तो उस अधिनियम को लागू करने के लिए जो नियमों की संग्रह होती है उसे नियमावली कहते हैं। आप समझ लीजिए, इस प्रकार इसी धारा 28 के तहत नियमावली बनाने की शक्ति है और हमारा नियमावली बना है। और इसके साथ साथ धारा 28 की उपधारा 2 में और भी कुछ शक्तियां हैं जो दी गई है, नियम बनाने की शक्तियां दी गई है, जैसे कार्यवाहियों के संक्षिप्त निपटारे की रीति। ये आपकी नियमावली में डाला हुआ है कि कार्यवाही कैसे किया जाएगा, ये आपका है। सक्षम प्राधिकारी या प्रतिवेदन रिटर्न समर्पित किए जाने की रीति, इसको भी अभी जो अगर नहीं है तो उसको लाने की विचार निदेशालय रखती है और ला रही है। और जो भी है कुछ इसमें बनी हुई है जो अभी दी हुई है कि अभिलेखों पंजियों का संधारण और नोटिसों का प्रदर्शन, ये आपकी नियमावली में है। कुछ अगर नहीं है तो उसको अभी किया जा रहा है। इस प्रकार अधिनियम आपका में इन धाराओं के अंतर्गत यही प्रावधान है। इसके तहत आपका विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत सर्वेक्षण का जो प्रचालन किया जाएगा, बंदोबस्त अधिकारी के महोदय के द्वारा जो घोषणा के पश्चात जो सर्वेक्षण करेंगे, इसी अधिनियम के अंतर्गत आप करेंगे। ठीक है, ये आपको स्पष्ट हो गया। अब आइए हम लोग कुछ, आपको कहीं संशय है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और उस हिसाब से आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए ओपन कीजिए, अनम्यूट कीजिए आप सब। हाँ, चलिए आप लोग क्रमवार अपना हाथ उठाकर प्रश्न करेंगे। और हाँ, हाँ, ई ई लेटर से जिनका नाम शुरू होता है वो लोग प्रश्न करें। ई लेटर से यहाँ एक है, क्या है प्रश्न कर रहे हैं, सामने दिख रहे हैं, पूछ लीजिए। अमितेंदु कुमार हैं। अरे तो ये तो यही है ना सर, उस समय तक चलिए इसे, हाँ चलिए इसे, चलिए ई की जगह जी ले लीजिए, एफ ले लीजिए, एफ से लीजिए, एफ लेटर्स जो जिनका नाम है वो लोग प्रश्न करें। एफ, जी से जिनका नाम शुरू होता है, जी लेटर से जिनका नाम शुरू है, एच,
जी से गणेश गुंजन। गणेश गुंजन जी हैं? गणेश गुंजन। गणेश गुंजन झा कहाँ है? हेलो। हेलो, हाँ बोलिए गणेश हेलो। गुंजन जी, हाँ सर। बोलिए क्या प्रश्न आपका? सर एक आपने अभी बताया जो दूसरा अधिकार, मतलब कि पहले जो 7 नियम के धारा जो निपटारा करेंगे एएसओ, वो नियम 9 के धारा में अगर जो कोई आपत्ति आया तो वो निपटारा नहीं करेंगे। तो मीन्स क्या उसके संबंध में बताइएगा, हमें ये देखिए जानकारी चाहिए। तो मतलब कि धारा क्या 7 होगा के जो अंतर्गत, धारा 7 के अंतर्गत लोक भूमि से संबंधित जो आपत्ति आएगी, हाँ, समय जो आपके सहायक बंदोबस्त अधिकारी उसके निपटारा कर लेते हैं लोक भूमि से। जब आपका धारा 9 के अंतर्गत जो आपत्तियां आएगी लोक भूमि से संबंधित, वो नहीं करेंगे। तो उसी स्थिति में बंदोबस्त अधिकारी 8 मीन्स जो आपत्तियां आएंगी वो धारा 7 के अंतर्गत, उसके लिए वहां पर किसी को प्रतिनियुक्त करेंगे और उसको निपटारा करेंगे। मीन्स वहां पे दिक्कत क्या आएगी जो मतलब कि हमें दूसरी एएसओ की जरूरत पड़ेगी, मैं हाँ ये पूछना चाह रहा था सर। हाँ, दूसरे एसओ का करेंगे तो बंदोबस्त अधिकारी वो अरेंज करेंगे, वो आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, हाँ फिर दूसरा क्वेश्चन ये है सर, धारा 28 के द्वारा नियमावली जो बनी है, हाँ, तो संशोधन तो 2017 में हो गया, तो पहले वाली धारा में ये इसका चर्चा नहीं है जो 28 के द्वारा नियमावली, ये तो 28/2017 संशोधन में ना आई है। नहीं नहीं नहीं, 11 धारा 2011 में जो अधिनियम बनी थी उसमें भी धारा 28 था, समझ लिए। नियमावली बनाने की शक्ति थी, उसी समय था, इसलिए अच्छा, नियमावली 2012 बना। चलिए और कोई ठीक है। प्रश्न? दूसरा सर, ये एक और क्वेश्चन है सर। एक जगह आपने बताया स्वत्व और स्वामित्व, हाँ तो स्वत्व और स्वामित्व से थोड़ा बताएंगे सर, जो उसका क्या देखिए, कुछ उदाहरण देकर। स्वत्व का निर्धारण यहाँ विस्तृत रूप से नहीं करना है, ये सिविल न्यायालय का चीज है। स्वत्व से मतलब ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, माने आप जमीन विक्रय पत्र कर देता है, बदलायन है, दान है, तो ये एक स्वत्वहीन है। स्वत्व से स्वामित्व मिला, और स्वामित्व के साथ साथ जब दखल हो जाता है, मैंने है ना, तो दोनों जाकर वो हुआ जो है स्वामित्व जो है ना, पहले स्वामित्व होगा और तब दखल होना चाहिए, तब जाकर वो सही वो उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हुआ जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हेलो, इधर से देखिए, अरे अल्फाबेटिकली है, आप इनका है। हेलो, रवि जी कौन है? राहुल कुमार कहाँ पर है? राहुल कुमार जी, राहुल जी यहाँ प्रश्न, यहाँ 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 राहुल जी हैं, अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ सर। हाँ बोलिए। सर ये धारा 20 फिर से बता दीजिएगा, नहीं समझ में आया था। धारा 20? हाँ, अधिनियम का अन्य विधियों पर अप्रभावी होना। जब आप सर्वेक्षण कर रहे हैं तो सिविल कोर्ट का कोई आदेश अगर आएगा तो आप पर लागू नहीं होगा, इतना बस समझ लीजिए। और हाई कोर्ट छोड़कर मैंने उसी स्थिति में आप जो सर्वेक्षण का प्रचालन कर रहे हैं उस क्रम में किसी तरह का सिविल न्यायालय का आदेश आप पर लागू नहीं होगा। ठीक है सर। ओके, इतने बस जान लीजिए। हाँ, और कोई प्रश्न? सुमन कुमार बोलिए। सुमन जी कहाँ है? सुमन जी दिख नहीं रहे हैं। अरे यहाँ ये को नहीं। हाँ, सुमन जी वो तो हो गया, बात हुई। राहुल जी हो गया, राहुल कुमार हो गया। इंजीनियर रंजीत कुमार सिन्हा जी सर। बोलिए। सर जो धारा 2 का 13 है उसमें बीट फीस है,
तो जब अब अनुज्ञप्ति वाला अमीन ही मतलब खत्म हो गया था, ये फिर वो बीट फीस मानचित्र जो लगेगा कि खाना नहीं लगेगा? नहीं, खानापुरी के बाद जो मानचित्र का निर्माण होगी उसका भी विक्रय का प्रावधान है, आगे मिलेगा, तो उसके लिए बीट फीस यहाँ ये लागू होगी। जी सर। हाँ, आपको मानचित्र भी अच्छा, जो है ओके ना, सॉरी खानापुरी नहीं, जी सर। पारू प्रकाशन के बाद जो मानचित्र तैयार होगा, वो रैयत अगर चाहता है कि हम जी मानचित्र सर। राजेश ग्राम का लें, इसी विहित फीस जो जी सर। निदेशक भू अभिलेख के द्वारा जो तय की जाएगी महोदय के द्वारा, जी उसके सर। अनुसार आप मानचित्र को विक्रय करेंगे उसी विहित फीस। चलिए सर नेक्स्ट। एक प्रश्न और है सर। बोलिए। सर पिछले क्लास में बताया गया था कि यदि कोई रैयत का मिश्रित खाता है तो एक आदमी का अगर कब्जा है तो दूसरे का भी ऑटोमेटिक कब्जा है, लेकिन अगर उस स्थिति में वो बेच दिया जमीन को तो दूसरा का भी हिस्सा बेच दिया। नहीं, दूसरे का हिस्सा नहीं बेच सकता है। हाँ। लेकिन अगर कोई सर बेच दिया तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे? नहीं, बेच दिया तो गलत है, उसका नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जो बचा हो उसे देखिएगा। मिश्रित खाता है, मिश्रित खाता में तो ये भी है ना कि कहीं किसी प्लॉट में संयुक्त रूप से भी दखल है, कुछ इंडिविजुअल भी है, ऐसा भी तो है। तो आप जो लेने समय देखेगा, नहीं तो अगर गलत है तो हम लोग को उस स्थिति में क्या करना है? तो आप तो अधिकार अभिलेख के हिसाब से जो मानचित्र होगी और उसका शेयर बनता है, उस तरह अगर होगा विवादित हो जाएगी तो आप छोड़ दीजिएगा उसका। अच्छा, तो हम लोग को उसको छोड़ देना है? हाँ, छोड़ दीजिएगा। ठीक है सर, ओके। चलिए मीना कुमारी जी। नीना, हाँ बोलिए। सर मुझे पूछना था, यदि कोई भूस्वामी अपने जमीन का एग्रीमेंट 3 साल के लिए किसी को कर दे लेकिन रजिस्ट्री ना करवाए, और जिसको एग्रीमेंट किया हो वो 12 साल तक उस जमीन पर कार्य कर रहा हो और अपने जिससे वो लिया उसी के नाम पर रसीद कटवाता हो, तो वो जमीन किसका होता है? नहीं, जब तक निबंधन नहीं होता है, निबंधन जब तक नहीं होती है तब तक उसे नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट कोई नहीं है, अनरजिस्टर्ड पेपर पर कभी भी उसकी खानापुरी नहीं करना है। इतने अगर वो 12 साल से ज्यादा हो गया उससे मतलब नहीं है। जो है सिर्फ आप जब खानापुरी करने चलेंगे तो आपका दिया हुआ है कि अगर वो निबंधित दस्तावेज होना चाहिए, उसके अनुसार ही खानापुरी करना है। हाँ, थैंक यू सर। जी, वो ऑक्यूपेंसी रैयत के बारे में आप चर्चा कर रही हैं 12 साल, तो दर रैयत में वो लागू होगी। और दर रैयत में भी आपको बताए थे ना कि अगर रैयत अगर अंधा है, विधवा है, अगर किसी वायुसेना में, थल सेना में, नेवी में इस तरह से है, या सीलिंग के अंतर्गत उसकी है, स्थिति में उस रैयत को नहीं, मैंने दर रैयत भी घोषित नहीं होगा। हाँ, उसके लिए है वो। हाँ, चलिए नेक्स्ट। कहाँ पर है? हाँ बोलिए नसीब साहब। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, मुझे धारा 21 में लोक भूमि के बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए। लोक भूमि के बारे में चर्चा होगी। आपका जो 7 में जो लोक भूमि से संबंधित आएगी, वहाँ सहायक बंदोबस्त अधिकारी सुनेंगे, और जब 9 में भी अगर आएगा तो भी सहायक बंदोबस्त अधिकारी सुनेंगे। लोक भूमि में सार्वजनिक भूमि, समझ गए ना? सरकारी गैरमजरूआ मालिक भी हो सकता है, किसी विभाग की भी जमीन हो सकती है, गैरमजरूआ आम खाते की होगी, अनावाद सर्वसाधारण हो, गैरमजरूआ मालिक हो। अगर है गैरमजरूआ मालिक जमीन अगर किसी को बंदोबस्त भी है तो उसी स्थिति में अंचल अधिकारी को पक्षकार बनाना है, ताकि सत्यापन हो जाए कि वो सही उस रैयत को बंदोबस्त किया गया है कि नहीं, बंदोबस्तधारी सही है कि नहीं। जब खानापुरी का आप करते हैं तो बंदोबस्त रैयत जो बंदोबस्तधारी होगा उसका रैयत का खाता खुलेगा, मगर बिक्री कॉलम में बंदोबस्त आप अंकित कर देंगे ताकि भविष्य में वो बेच नहीं सके, क्योंकि बेचने का अधिकार नहीं होता है उसका। ओके सर। हाँ, चलिए चितरंजन जी। यस सर। बोलिए। सर हमको ये पूछना था सर, सिविल दल जो खानापुरी दल रहेगा, हाँ, उसमें लिपिक का ये रहेगा? हाँ, लिपिक का भी पदस्थापन होगा। 2 लिपिक रहेंगे आपके शिविर में। यस सर। और 2 कानूनगो रहेंगे, दोनों को एक लिपिक मिल जाएंगे। और दूसरी बात सर कि कानूनगो का होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होगा कि नहीं सर? ये तो हमारे निदेशालय के पदाधिकारी ने बताएंगे, निदेशक महोदय ने निर्णय करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा, क्या होगा, वो सब उच्च पदाधिकारियों का निर्णय लेना है। मेरे क्षेत्राधिकार इतना ही हमको मिला है कि आपका कास्तकारी ये बताइए, स्पेशल सर्वे एक्ट बताइए और रूल्स बताइए।
हाँ, ठीक है सर, वो ठीक है, सर्व thank you। निर्णय लेंगे उसके बारे में, हम Yes, कुछ इसके बारे में नहीं कर सकते हैं, प्राधिकृत ही नहीं है। चलिए, हाँ यस सर, हाँ, ठीक है, और हो कोई गया। प्रश्न? नहीं सर, थैंक यू सर। चलिए चलिए नेक्स्ट, इधर उधर नहीं देखिए। हाँ हाँ, रजूला साहब बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, अगर कोई रैयत किसी जमीन का बाकी पर्चा बनवा लिया है आवाज साफ नहीं आ रही जैसा। और वो जमीन, हेलो जी हेलो हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। सर, अगर कोई रैयत किसी जमीन का बास्केट पर्चा बनवा लिया है, अगर वो जमीन ऑलरेडी कोई और खरीदे हुआ है, तो उस पीरियड में क्या होगा, किसका जमीन वो माना जाएगा? कैसे बनवा लेगा भाई, वो तो रही बास्केट पर्चा कैसे दिया गया? वो तो अंचल बास्केट पर्चा में आप जब होगा, बिहार प्रिविलेज पर्सन होम स्टेट एक्ट 1947 उसके अंतर्गत अंचल अधिकारी अधिकृत हैं बास्केट पर्चा देने के लिए। बास्केट पर्चा जब उनके द्वारा दिया जाता है तो जो रैयत होते हैं उनको भी सूचना दी जाती है, और तत्पश्चात दखल और सब कुछ सूचना देने के बाद उनके द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है। जो जमीन पर रैयत है 12 साल से मकान बनाकर रह रहा है, तब बास्केट पर्चा देना है, प्रति जमीन पर थोड़े देना है। ये कोई जमीन बेच प्रति दिया, ले जमीन लिया, पर ऑलरेडी सर गलत है, वो सब गलत है, वो सब गलत है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे सर? अभी तो जमीन पहले बिक्री हो चुकी है कि बाद में बिक्री हो चुकी है? बाद में बिक्री हुई है सर। गलत है, वो रद्द होगी। बाद में बिक्री हुई तो कौन बेचा जमीन? अगर बास्केट पर्चा दे दिया गया तो जमीन कौन बेचा? जिसको बास्केट पर्चा मिला उसको जमीन बेचने का राइट नहीं है। अगर बेचता है तो पुनः फिर अगर वो रैयत सूचना दे देंगे, धारा 87 बिहार काश्तकारी अधिनियम के 87 धारा जो है उसके अंतर्गत रैयत अपने संहारता को सूचित करेंगे, तो बेजाब्ता उसी सारी कार्यवाहियों को करने के पश्चात पुनः फिर रैयत को वापस हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। चलिए कोई और क्वेश्चन? बोलिए। जितेंद्र शर्मा जी, जितेंद्र शर्मा जी। सर हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, हमारा एक क्वेश्चन ये है कि सर ये मतलब अधिनियम और नियमावली को एक बार थोड़ा फिर से डिफाइन कर देते हैं। अधिनियम जब राज्य सरकार किसी तरह की बिल लाती है, प्रस्ताव लाती है किसी भी कार्य करने के लिए, तो अपने विधानसभा में वो ले जाती है उस बिल को। वहां से जब पारित हो जाता है, पारित होने के बाद जब बाहर आएगा तो एक अधिनियम का रूप ले लेता है, उसे अधिनियम कहा जाता है। उस जब अधिनियम बन जाएगा तो उस अधिनियम को धरातल पर जो एक्जीक्यूट करने के लिए जो नियम बनाया जाएगा, उन नियम के संग्रह को नियमावली कहते हैं। आप देखेंगे कि अधिनियम ये प्रावधान कर दिया गया कि ये सब कार्य करना है जो आप सुने अभी, इस पर चर्चा की है। अब नियमावली में जो सेकंड क्लास होगा उसमें बताएंगे कि कैसे उस अधिनियम को नियमावली के रूप में लाया गया और उसको कार्य सर्वे करने के लिए कैसे कैसे बताया गया है, नियमावली में दिया हुआ है, किस है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। हाँ सत्येंद्र कुमार जी बोलिए, क्या प्रश्न आपका? हेलो हेलो। हाँ चलिए और बताइए। 34 लोग आपके हाथ उठाए हुए हैं, रेस्ट किए हुए हैं। अरे डायरेक्टर साहब को निकाल लगा दीजिएगा। सौरभ कुमार जी, सौरभ कुमार जी नहीं है, हैंड जो रेज कर रहे हैं। सूरज जी, सूरज कुमार जी, हेलो बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। ये बंदोबस्ती लगान का क्या मतलब है सर, बताइए। खेसराबाद प्रत्येक किस्म की भूमि का जो लगान निर्धारण किया जाएगा, विनिश्चित किया जाएगा ना, लगान लिया जाएगा। तो अभी जो धारा 20 के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक खेसराबाद प्रत्येक किस्म वार भूमि की किस्म वार लगान तय कर दिया गया है।
कि बास भूमि का क्या लगान होगा, कृषि भूमि का क्या लगान होगा, बीट भूमि का क्या होगा, किसी विभाग की है तो क्या लगान लिया जाएगा। इस प्रकार वो लगान जब निर्धारण हो जाती है तो बंदोबस्त की प्रक्रिया हो गई। आप समझिए, सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम में दो शब्द सुने ना आप, विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त। विशेष सर्वेक्षण में क्या होता है भाई, मानचित्र एवं अधिकार अभिलेख का निर्माण। अब बंदोबस्त का मतलब हो गया लगान का निर्धारण हो गया, तो बंदोबस्त की प्रक्रिया हो गई। ये सब तीनों काम जब हो गया तो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के अंतर्गत वो अधिकार अभिलेख तैयार हो गया। चलिए सर और एक क्वेश्चन है, चकबंदी का क्या मतलब है सर? चकबंदी का मतलब क्या है सर? चकबंदी तो किसी रैयत का 4 प्लॉट है तो एक जगह समेकन कर दिया गया तो कृषि के उद्देश्य से अधिक उन्हें उसकी सिंचाई की सुविधा हो, नाली हो, ये सब सारी चकबंदी की सुविधा में दी जाती है। ये चकबंदी का क्लास होगा तो उसमें विशेष आपको बता देंगे कैसे चकबंदी किया जाता है। चलिए सर, सिकनी और दर अब उसके क्लास में भाई आपको एक बार काश्तकारी अधिनियम बता चुके हैं, आप उसकी जो है काश्तकारी अधिनियम की धारा 48 आप पढ़िए ना, ABCD आपको क्लियर हो जाएगा उसी से जो है। हाँ ठीक है सर, चलिए ओके सर। हाँ अविनाश जी, अविनाश, हेलो अविनाश जी सर। हाँ बोलिए, क्या आवाज आ रही है आपकी, क्या प्रश्न आपका? सर आपने बताया कि किस्त बार जो है वो 3 चरणों में पूरा होगा जी। किस्त बार जो है वो 3 चरणों में पूरा होगा सर, बेस मैपिंग, सीमांकन और जमीनी सत्यापन। ऐसा करे तो आ जाएगा। 3 चरणों में पूरा नहीं होगा, किस्तवार में 3 चीजों पर ध्यान देना है, धरातल मानचित्रण, सीमांकन और जमीनी सत्यापन। पहले क्या है, बेस मैपिंग, जो धरातल है उसका सही मानचित्र बना हुआ है कि नहीं, उसके बाद उसका डिमार्केशन के थ्रू क्या क्या करना पड़ेगा सर बेस मैपिंग? अब जब SS मानचित्र जो मिलेगा, स्पेशल सर्वे मानचित्र एजेंसी के द्वारा मिलेगा, तो जाकर अपने स्थल पर उसका धरातल मानचित्र कीजिएगा ना, धरातल जो है उसी के हिसाब से उसका मानचित्र का स्केच कीजिएगा। उसके बाद उसका डिमार्केशन कीजिएगा, तो उसके मेजरमेंट सही है कि नहीं, और उसके बाद में उसका सत्यापन कीजिएगा, जमीन का मालिक कौन है, सही है कि नहीं, जमीनी सत्यापन। तो ये 3 काम किस्तवार में होनी है, धरातल मानचित्रण, सीमांकन और जमीनी सत्यापन। बेस मैपिंग, डिमार्केशन एंड ग्राउंड ट्रूथिंग, एकदम याद रखिए किस्तवार का ही 3 काम है। ये 3 काम हो गया, किस्तवार सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि कुमार जी। हेलो का 13,000 को बुलाओ यार। हाँ बोलिए। हाँ हेलो सर। हाँ मेरा सवाल था सर कि जैसे अगर कोई गांव अगर जैसे कहीं से आके दूसरी जगह से बसा हो और उसका कोई कागज वगैरह पुराना नहीं मिला हो, तो फिर वैसी स्थिति में क्या करना पड़ेगा? गांव दूसरे जमीन में बसा तो पहले तो गांव होगा ना कैडेस्ट्रल सर्वे में, आबादी नहीं होगी, गैर आबादी होगी, चिरागी बेचिरागी मौजा होगा, तब बसा जो है। आप कहीं आप सुनेंगे कि उड़ान टोला है, तो आपको मालूम होगा ना कि पहले कहीं दूसरे जगह वो टोला था, वहां से आकर दूसरे जगह बसा। नहीं, जैसे बहुत बार होता है सर कि जैसे कोई यूपी का कुछ डिस्ट्रिक्ट में गांव था, वहां से उठकर किसी वजह से वो बिहार में आके कहीं बस गया। वो तो बहुत बक्सर जिला में इस तरह की मामला है, त्रिवेदी कमीशन वगैरह हुआ था जब राज्य की बंटवारा हो रही थी, और नदी के मार्ग में, गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन होने से कुछ गाँव उत्तर प्रदेश का था वो बिहार में आ गया, तो अभी तक बात चल रहा है। उसी स्थिति में नोटिफिकेशन किया गया कि बिहार में माना जाए, इस पार है। धूर धारा होती है, गंगा नदी की जो धारा होती है मेन स्ट्रीम, उसके परिवर्तन से उसको कहते हैं धूर धारा। उसके चलते परिवर्तन होने से गांव बिहार में आया, बिहार वाला चला गया उत्तर प्रदेश में, नोटिफिकेशन हुआ है। परंतु वो दियारा क्षेत्र है, क्योंकि सिर्फ बाउंड्री था, अधिसूचित थी, उसकी सर्वे नहीं हुई थी, गाँव के रूप में नोटिफाइड हो गया। आपको BT एक्ट की परिभाषा बताए थे गांव का, जो हम उसमें 2 तरह का था, एक तो सर्वेक्षण हो गया तब हो गया, यदि मान लीजिए गांव है और समाहर्ता के द्वारा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से गांव के रूप में नोटिफाइड हो जाए, तो आप देखेंगे कि दियारा क्षेत्र क्या है, सिर्फ एक बाउंड्री होती है, अंदर का मानचित्र नहीं बना होता, अंदर का प्लॉट का कोई नहीं होता है, प्लॉट बना हुआ, तो सिर्फ गांव के रूप में नोटिफाइड कर दिया गया। कहाँ? कलेक्टर के अनुशंसा पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा उसे गाँव माना गया, तो उसी स्थिति में हुई है। चलिए नेहा रानी जी, थैंक यू। नेहा रानी जी चलिए।
सर धारा 27 में कठिनाई दूर करने की शक्ति किस प्रकार, मतलब इसमें किस प्रकार की कठिनाई का मतलब है? जो कार्य करने में कोई कठिनाई आएगी तो उस स्थिति में ये शक्तियां दी गई है निदेशक महोदय को, या राज्य सरकार भी अपना सुधार करेगा। हाँ, अब आपके जो पता, आप प्रॉब्लम कोई बताइएगा वहां से जिला से, ये कार्य नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, अगर यहाँ निदेशालय या निदेशक महोदय समझेंगे कि भाई इसके लिए कोई अधिनियम में संशोधन करने की जरूरत है, नियमावली में संशोधन करने की जरूरत है, तो उसी स्थिति में यहाँ बनाकर उसके संशोधन कर कर वो धरातल पर लाएंगे। चलिए सोमा जी, सोमा कुमारी जी, सोमा जी, सोमा नहीं है आगे, नहीं सोमा जी नहीं है क्या? जोड़ नहीं रही है? अच्छा नहीं होंगी, आवाज नहीं आ रही है। सौरभ कुमार जी। सर मुझे एक सवाल करना है। बोलिए। सर 1962 में जो अपना रिविजनल सर्वे हुआ तो उसमें सर जमीन रैयत के पूर्वज के नाम से है यदि, लेकिन अभी फिलहाल कुछ वर्षों में खाता किसी और के नाम से खुल जाता है, तो जमीन जो सर्वे के दौरान हम लोग किन बातों पर ध्यान देंगे कि 1962 में किन के नाम से था? देखिए अभी जो आप सर्वे करने जाएंगे तो आपके दो जिला जो है दो प्रकार का मिलेगा। कुछ जिला है कैडेस्ट्रल सर्वे गत अधिकार अभिलेख रहा है, दूसरा ऐसा मिलेगा जहाँ रिविजन सर्वे हो चुकी है जी, वो गत अधिकार अभिलेख के रूप में है। तीसरा ऐसा भी मिलेगा जहाँ चकबंदी हो चुका है, तो चकबंदी ही का खतियान जो चक खतियान होगा जो गत अधिकार अभिलेख के रूप में मिलेगा। यदि मान लीजिए कि 1962 में रिविजन सर्वे हुआ और रैयती जमीन थी और आज उसका गलत आदमी दूसरा चढ़वा लिया, तो आप जब विशेष सर्वे करने जाएंगे तो आपका अधिकार है, आप उसकी सब कुछ देख कर समीक्षा कर कर आप आदेश पारित कर सकते हैं। तो वैसे समय में सर हम लोग रिविजनल, जहाँ पे सर पहले कैडेस्ट्रल सर्वे भी हुआ, बाद में रिविजनल सर्वे भी हुआ और बाद में चकबंदी भी हो गया, तो हम लोग सर जहाँ रिविजनल हो गया वहाँ कैडेस्ट्रल पे तो ध्यान नहीं देंगे। अधिनियम कहता है कि हमारा गत अधिकार अभिलेख जो होगा उसे ही मानेंगे, उसी पर प्रपत्र 5 बनाएंगे। अभी नियमावली में चर्चा हम करेंगे, वो बताएंगे आपको। तो अधिनियम पर चर्चा की है, जब नियमावली पूरा आप सुन लेंगे, मेरे उसकी व्याख्या कर देंगे, आपको समझा देंगे, तब आप अधिनियम और नियमावली की जब जानकारी आपकी हो जाएगी तब किसी पहलू पर आसानी से आप पहुंचिएगा। और सीलिंग का जमीन सर क्या होता है सर? वो जब सीलिंग के बारे में हमारा जब बिहार में रैयत जो जमीन बहुत ज्यादा रखते थे तो उसमें 4 वर्गीकरण किया गया 5 एकड़ में, सिंचित, असिंचित, कृषि वाली जमीन, भीट वाली जमीन, मैंने आपका जंगल है, उसकी सबकी एक सीमा निर्धारण किया गया। उतना जमीन आप रैयत कोई रख सकते हैं, उससे ज्यादा अगर जमीन उनके पास में है उसमें यूनिट तय की गई। आपका सितंबर 1970 रखा गया था, कट ऑफ है 7 सितंबर या कुछ इस तरह का था, भूल रहे हैं हम। तो सितंबर 2070 को ही कट ऑफ माना गया कि उस डेट को जो लोग वयस्क हैं उनको इतनी जमीन धारित करने का अधिकार राज्य सरकार ने दिया, और जितनी उनके पास अगर सरप्लस था उसके अतिरिक्त जो जमीन अधिशेष थी उसे गरीबों में, सुजोग श्रेणियों में अधिकार वितरण करने की अधिकार अपने पास रखा और वितरित भी किया गया और रैयतों को दिया गया। और बहुत सी ऐसा है कि अगर वितरण के लिए आदेश भी हुआ तो माननीय न्यायालय में जाकर लंबित है या द्वारा निर्णय किया गया। चलिए।